नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। वो स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग ये जानने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे मेटल का हो या नॉन मेटल का हो या मेटलॉइड का हो, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है डिटरमिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास होगा ये मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है या मेटलॉइड का भी हो सकता है। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हम इन डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे इनका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए मैं एक साफ बात स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली डिटरमाइन कर पाए। इसका मतलब क्या निकलता है कि आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी आप डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली क्या कर पाए, डिटरमाइन कर पाए। तो हम सभी लोग के पास एक छोटा सा एक चैलेंज भी होता है कि आखिरकार हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए एक जुगाड़ लगाया गया और वो जुगाड़ था, हम सभी लोग इसके पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। मैंने एक ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने वहां पे कहा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड जैसा भी काम कर सकता है, जरूरत पड़ने पर कैथोड जैसा भी काम कर सकता है। इसलिए आप बात को समझने की कोशिश करिए कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इनके हेल्प से हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी के रिलेटिव किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का हम रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर पाते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो इस तरह से आप सभी लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे कि हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो किस जुगाड़ को अपनाएं। तो आइए हम उसी जुगाड़ को, उसी तरीके को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे किया जाता है। एक एक चीज को समझते जाइएगा और आप सभी लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो में जो बातें मैं बताऊंगा वो आपको बहुत आसान लैंग्वेज बताऊंगा, एकदम इजी लैंग्वेज बताऊंगा। क्या करना है आपको वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ये होता है डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। किसका? जिंक। अब आप सभी लोगों को याद होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लीजिए हम सभी लोग जिंक का कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ऐसा करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही होता है कि हम एनोड या कैथोड किसको बनाएं। अगर हमारे पास देखा जाए तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड या कैथोड किसी भी तरह से काम कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आप किसी भी मेटल का जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे वो मेटल आपका भी एनोड या कैथोड जैसा काम कर सकता है। आइए उसको ही समझते हैं कि जैसे अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हमको डिटरमाइन करना है तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा आपको याद होगा, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है वो एनोड पर होता है। इसका मतलब है जो हमारे पास ये जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो आपका कैसा काम करेगा, एनोड जैसा काम करेगा। इसका मतलब है जो हमारे पास SHE होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, हम सभी लोग उसे कैसा बना रहे होंगे, कैथोड जैसा बना रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब किया क्या जाता होगा, आप पूरे फिगर से ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखिए एक मैं कंटेनर बना रहा हूं, ठीक। इसमें हमने जिंक के रॉड को डिप किया है, ये रॉड आपके पास किसका है, जिंक का है, ठीक है। एक दूसरा कंटेनर है, ठीक। इसमें हमने एक क्या किया है, SHE जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसका सेटअप बनाया है। ये प्लेटिनम वायर है, यहां से हाइड्रोजन गैस, और अगर आपको याद हो इस तरह से आप देखिए दो कंटेनर में सेटअप किया गया है। एनोड वाला आपका हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये एनोड जैसा काम कर रहा है और ये कैथोड जैसा काम कर रहा है। और ये आपके पास रॉड किसका है, जिंक का है। और आप ध्यान दीजिएगा जिंक के रॉड को हम उसी के किसी साल्ट में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और मान के चलते हैं ये जिंक का सॉल्ट क्या है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर देखिए ये प्लेटिनम का वायर है और ये पूरा सेटअप जो है एक सॉल्यूशन में है और एक ऐसे सॉल्यूशन में है, मैं लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये एक ऐसे सॉल्यूशन में है जिसका कंसंट्रेशन हम किसके टर्म में देखेंगे, H+। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास एनोड और ये आपके पास क्या होगा, कैथोड। और अब हम क्या करेंगे, इनको और इनको आपस में जोड़ेंगे किसके हेल्प से, वोल्ट मीटर के हेल्प से। मैंने आपसे कहा ये प्रैक्टिकली देखा जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकली मेजरमेंट करने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, वोल्ट मीटर। अच्छा थोड़ी सी बात और देखिए, ये अभी जो आपके पास ये कंप्लीट सेल नहीं है। कंप्लीट सेल इसलिए नहीं क्योंकि हमको अभी क्या जोड़ना है, इसमें एक साल्ट ब्रिज जोड़ना है। ये आपके पास एक क्या है, साल्ट ब्रिज है। जब आपने साल्ट ब्रिज जोड़ दिया तो ये पूरा जो सेटअप तैयार हुआ ये एक कंप्लीट सेल, राइट। अब आप बात जरा समझने की कोशिश करिएगा,
हम सभी लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वास्तव में कैलकुलेट करने वाले हैं, इनको भी आप समझिएगा। हमारे सबके पास एक बात याद होगा, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे एसओपी वाला होगा या एसआरपी वाला होगा, और जैसे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो वो एसओपी का है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या निकलता है कि जैसे ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। यानी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Zn+2 जो है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। यहाँ H+ जो है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कितने प्रेशर पे आना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आना चाहिए। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब हम जब इनको समझ चुके हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? रिएक्शंस लिखेंगे। रिएक्शंस लिखने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन के बाद आप ध्यान देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। इस तरह से समझिएगा कि आप पूरा का पूरा सेटअप क्या होगा तैयार करेंगे। मतलब जो भी आपके पास अननोन इलेक्ट्रोड रहेगा आप उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे। चाहे एनोड के जैसा यूज कर सकते हैं उसको, चाहे कैथोड के जैसा यूज कर सकते हैं। अभी वो कैथोड के जैसा यूज हो रहा है। तो अब हम सभी लोग क्या करते हैं? रिएक्शन को लिखते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। तो रिएक्शन हमारे पास कैसा होगा? तो सबसे पहले क्या? एट एनोड। हम कहां पर रिएक्शन देखेंगे? एनोड। एनोड पर जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो हमेशा किस टाइप का होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। बात समझ में आई आपको? अब अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें तो एनोड हमारा क्या है? जिंक का है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो जिंक आपके पास होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन को, ये सॉलिड फेज में, और ये रॉड। इतनी बात समझ में? अब हमको इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो चीज नहीं पता है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो नहीं पता है। और मान लीजिए कि इसका स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0OP, ये आप x वोल्ट सपोज कर लीजिए। यानी हम यहां लिख सकते हैं लेट अस सपोज दैट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक वो कितना है? मान लिया x वोल्ट। और अभी हमको इसी x की वैल्यू क्या होगी? डिटरमाइन होगी। ठीक है, ये आपके पास पहले टाइप का रिएक्शन हुआ। फिर दूसरी चीज क्या है कि हम एट कैथोड पर देखेंगे। कैथोड पर आप ध्यान से देखेंगे तो कैथोड पर हमारे पास कौन सा है? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? ध्यान दीजिए, रिडक्शन होता है। यहां पर आप ध्यान देंगे रिडक्शन के फॉर्म में जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे 2H+ equals +2 इलेक्ट्रॉन एरोमार्क H2, जो एक टाइप की क्या है? गैस है। अगर हमको इसका पता हो तो हम सभी लोग जानते हैं, यहां मैं लिख भी देता हूं, वी नो दैट SRP ऑफ SHE क्या माना गया है? 0। इसका मतलब E0RP इज इक्वल क्या हो गया? 0 वोल्ट। बात समझ आई आपको? अब आप बताइए क्या होता है? ये तो हमारे पास 2 हाफ सेल की बात है। अगर हम कंप्लीट सेल की बात करते हैं तो कंप्लीट सेल में क्या होगा? हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे।
ऐड करेंगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो आप ऐड करिए। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं। यहां जब ऐड करेंगे जिंक सॉलिड फेज में 2H प्लस एक्वस में, एरोमार्क Zn+2 एक्वस में, हाइड्रोजन गैस, राइट। और हम सभी लोग जब इन दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ रहे हैं तो इनको भी जोड़ेंगे तो आपके पास E नॉट सेल मिल जाएगा। और जब आप जोड़ेंगे तो X+0 मतलब कितना हो जाएगा, X वोल्ट आ जाएगा। ये आपके पास E नॉट सेल की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, X वोल्ट। देखिए मैं जिस तरीके को अपना रहा हूं आप उस तरीकों को फॉलो करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करें। इतनी बात समझ में आपको। हमने अभी क्या कैलकुलेट कर लिया, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होगा, अगर हम सभी लोगों को नर्स्ट इक्वेशन की बात हो तो हम कैसे करते हैं उसको, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बी प्रोडक्ट बाई क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल कितना आया, यक्स आया 059 बाई यहां n की जगह 2 रखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहां पर अभी मैं यहां लिखा भी हूं थोड़ा सा Zn+2, मैं उस पूरे कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। रिएक्शन आपके पास था जिंक 2H प्लस एक्वस एरोमार्क Zn+2 एक्वस और हाइड्रोजन गैस। ठीक, प्रोडक्ट में आप देखिए ये दो चीजें हैं, उनको आप लिख दीजिए जिंक+2 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, हाइड्रोजन इज डिवाइडेड बाय, ये प्योर कंडीशन में सॉलिड है तो इसको क्या माना जाएगा, 0, सॉरी 0 नहीं 1 माना जाएगा। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, H+2। ठीक है, अब आप जरा उस फिगर में देखिएगा, मैंने वहां स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपको याद हो तो Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना माना है, 1, प्रेशर कितना माना है 1, इनका कितना माना 1। ये पूरा का पूरा आपके पास कुछ इस तरह से हुआ, -0.059/2 x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई से। इतनी बात समझ में आई आपको। ये log 1 हुआ और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और 0 से पूरा मल्टीप्लाई, पूरा क्या हो गया 0। तो जरा देखिए इससे इज इक्वल कितना है, x, यानी x के बराबर क्या आ गया बताइए, इससे लाना। x के बराबर इससे लाने का मतलब है ये जो आपके पास ई सेल की वैल्यू होती है ये डिटरमाइन हम अगर कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू थी किसकी, जिंक का एक टाइप का SOP था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, ये वोल्ट मीटर से पता चलेगा इस सेल की वैल्यू, उसमें जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को देख के हम बताएंगे कि आखिरकार ई सेल की वैल्यू कितनी होगी। और ये प्रैक्टिकली देखा गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस में 0.76 वोल्ट। बात मेरी समझ पाए। तो इस तरह से हम x की वैल्यू कितनी पा गए, प्लस में 0.76 वोल्ट पा गए। या हम सभी लोग बोल सकते हैं SOP ऑफ जिंक वो हमको कितना मिल गया, प्लस में 0.76 वोल्ट मिल गया। अच्छा, अभी बच्चों के माइंड में काफी ये रहता है कि
क्या हम जिंक को एनोड ही बनाएंगे, कैथोड नहीं बना सकते? आप बना सकते, कैथोड भी बना सकते हैं। जब आप कैथोड बनाकर इसका, तो वह कैथोड जब बनाएंगे तो एसओपी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? एसआरपी रहेगा। और जब उस एसआरपी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वैल्यू तो यही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को एनोड या कैथोड बना सकते हैं। एनोड जैसा बनाएंगे तो आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पाएंगे, कैथोड जैसा बनाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पाएंगे। ध्यान देंगे दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। एक साइन प्लस में होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस में। वैसे भी अगर मैं इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो एक बात आप ध्यान से देखिएगा, छोटी सी बात है, आप फिजिक्स से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास है और ये आपके पास है, एक एनोड है एक कैथोड है, ये एनोड है ये क्या है? कैथोड है। इनको हम वायर से जोड़ दिए, ये आपके पास साल्ट ब्रिज से जनरली एक आइडिया बता रहा हूं। यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। ये अगर SHE है और ये आपके पास कोई अननोन है तो SHE की वजह से वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। SHE की वजह से वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। और इसका मतलब है कि जो भी यहां डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा, जो भी यहां वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा, वो सभी तरह का जो डिफ्लेक्शन होगा वो ड्यू टू किसकी वजह से होगा? इस अननोन की वजह से होगा। तो हम इसी डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हैं तो बता देते हैं कि इस अननोन में कितनी पावर है डिफ्लेक्ट करने की, चाहे वो पावर एसआरपी के टर्म में होगा, चाहे वो पावर एसओपी के टर्म में। बात समझ में आई आपको? इस तरह से आप सभी लोग कंक्लूजन क्या पाए? कंक्लूजन ये पाए कि हम मेटल का, नॉन मेटल का, मेटलॉइड का एसआरपी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एसओपी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, आप रिलेटिव वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब डिटरमाइन करेंगे तो सभी का आप देखेंगे अलग अलग आएगा, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। बात मेरी समझ आई आपको? तो हम सभी लोग अब आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हम मेटल का, नॉन मेटल का या मेटलॉइड का एसआरपी या एसओपी उनको डिटरमाइन किए, तो डिटरमाइन करने के बाद उनको अरेंज किया गया, एक सीरीज तैयार की गई और उस सीरीज को हम सभी लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। अब आगे चल के हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर आपके पास मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, मान लीजिए अगर वहीं पर यह कहा जाता, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन एक और दे देता हूं, इसको भी डिटरमाइन करा देता हूं कि आप एसओपी ऑफ कॉपर इसको डिटरमाइन करिए। तो एसओपी का मतलब क्या निकलता है? ऑक्सीडेशन वाला। इसका मतलब जो कॉपर रहेगा इसके लिए जो आप इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे वो आपका कैसा काम करेगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हम बना दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है? एनोड पर होता है। यानी कॉपर वाला इस बार किसके जैसा काम करेगा? एनोड जैसा। ये आपके पास कॉपर की रॉड है, इसको हमने किस में डाल दिया? CuSO4 में, जिसका कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या माना जाएगा? 1 मोलर, यानी Cu+2 कितना हो जाएगा? 1 मोलर हो जाएगा, राइट। ये आपके पास कॉपर का रॉड है, ये एनोड जैसा काम कर रहा है, तो कैथोड के रूप में हमको क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरह से, यहां से हाइड्रोजन गैस विद कितना प्रेशर? 1 atm। यहां पर आप कोई एसिड रखते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है, पर ध्यान दीजिए वो एसिड जो भी रहे उसमें इतना H+ देने की टेंडेंसी होगी, कंसंट्रेशन कितना बन जाए? 1 मोलर हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे, फिर साल्ट ब्रिज जोड़ेंगे, साल्ट ब्रिज से रिएक्शन या पूरा सेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से पूरा फिगर बन जाएगा।
तो हम सभी लोग रिएक्शन लिखना चालू करेंगे। क्या? एनोड पर रिएक्शन क्या होगा? Cu का Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। इसी का एसओपी डिटरमाइन करना है और मान लीजिए एसओपी इसका कितना है, x वोल्ट है। एसओपी मतलब क्या है? E नॉट ओपी, इस बात को ध्यान दीजिए। फिर दूसरी चीज, अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर क्या हो जाएगा? 2H+ रिएक्शन बनाना आना चाहिए, H2 गैस। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इसका SRP होगा, वो हमेशा कितना रहेगा? 0। यानी अगर हम E नॉट RP की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा? 0, ऐसा एज्यूम किया गया है। इन दोनों को कंप्लीट करिए, कंप्लीट सेल मिलेगा। जो कंप्लीट सेल मिलेगा आप उसको ध्यान में रखेंगे, तो जो भी कंप्लीट सेल मिलेगा उसमें ये मिलेगा Cu+2H+ और यहां पर Cu+2 और H2 गैस। अब इनमें देखिए ये आपके पास जो मिलेगा E नॉट सेल इस बार मिलेगा, वो E नॉट सेल किसके बराबर? x में आप 0 ऐड कर दीजिए, कितना वोल्ट मिल गया? x वोल्ट मिल गया। इस तरह से हमने E नॉट सेल को क्या किया? डिटरमाइन किया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन अपनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से देखिए क्या हो जाता है, E सेल इज इक्वल E नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग में P/R। मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट इक्वेशन को जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आसान से आपको याद हो जाएगा। ये E सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा? E नॉट सेल कितना आया? x आया माइनस 0.059/n। n की जगह हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। और लॉग प्रोडक्ट में आप देखिए क्या हो रहा है? Cu+2 H2 गैस इज डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिया गया है? H+ स्क्वायर। देखो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू n है। लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। ये पूरी वैल्यू 0 थी। E सेल इज इक्वल कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं जो E सेल की वैल्यू होती है वो कहां से डिटरमाइन होगी? जो वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन देख के हम E सेल की रीडिंग क्या करेंगे? ले लेंगे। और ये प्रैक्टिकली देखा गया है, E सेल की जो रीडिंग यहाँ पे मिलती है माइनस में 3.4 वोल्ट मिलती है, 0.34 वोल्ट मिलती है। x की जगह कितना आ गया? माइनस में 34 वोल्ट मिल गया। बात समझ आई? तो हमने अभी क्या कैलकुलेट किया? अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है SOP ऑफ कॉपर। कितना आया? माइनस में 34 वोल्ट। यानी कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को हमने कैसा यूज किया था? एनोड जैसा। अगर इसी को कैथोड जैसा हम यूज करें वो आपके पास क्या आता? SRP। और ये जो आपके पास आता वो प्लस में आता 0.34 वोल्ट आता। मेरी बात समझ में आई आपको? इस तरह से आप बात समझने की कोशिश करिए कि हम कैसे किसी मेटल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का SOP हो या SRP हो उनको डिटरमाइन करते हैं। ये मेथड आप अपनाइएगा, इसके हेल्प से आप SRP या SOP डिटरमाइन कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। आज के लिए आप बस इतना सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हमने SRP या SOP डिटरमाइन किया तो उनके अरेंज करने की बात बताऊंगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात। थैंक यू।